नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और आपको बता दें कि इस वक्त पटना में है और जिस तरीके से आपको मालूम है कि टीवी9 डिजिटल का बैठक बिहार के 5 शहरों में है, तो पटना में हमारा पहला बैठक जो कि हुआ है और उसी कड़ी में हम यहाँ के डीजीपी विनय कुमार जी के पास पहुँचे हैं। वैसे इनके बारे में कहा जाता है कि ये कलम को लेकर के बड़े सख्त हैं, बातों में बड़े मुलायम हैं, लेकिन कलम से क्या करना है वो ये बखूबी जानते हैं और इनकी पहचान ही यही है कि किसको कैसे कलम की मार देनी है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, वो यही कहते हैं कि वर्दी का रुतबा और गुंडागर्दी एक ही चीज है। तो ये रुतबा कभी भी अपने ओहदे का नहीं दिखाते, लेकिन कौन क्या डिजर्व करता है वो अपने कलम से जरूर बता जाते हैं। फिर भी मैं इनसे बहुत सारा सवाल करना चाहूंगा क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला रहता है। आप ये जान लें कि जिस तरीके से पिछले डीजीपी को छोड़ करके जाना पड़ा और बहुत तरह का सवाल उठा कि कोई अच्छा अधिकारी बिहार में अब रहना क्यों नहीं चाहता है, तो ये सारा सवाल इनसे पूछेंगे और पूछेंगे कि यहाँ अपराध नियंत्रण कितना बड़ा चुनौती है, कितनी बड़ी मुश्किलें आती है, ये सारा सवाल करेंगे। तो टीवी9 प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मेरा पहला सवाल है कि हर डीजीपी के लिए हमें दिखाई पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत बड़ी चुनौती रही है। क्या आप भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? बिहार विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से पूर्व से ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है और हर डीजीपी इस चुनौतीपूर्ण समस्या से रूबरू हुए हैं। वर्तमान में भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं विधि व्यवस्था की। इसका स्वरूप बदलते रहा है और आज की तिथि में भी विधि व्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे पुलिस को जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि टीम कैसा हो डीजीपी का, ये बराबर एक सवाल उठता है। और कहा जाता है कि पहले डीजीपी की बड़ी भूमिका होती थी कि जिले में कप्तान कैसा होगा, एसपी कैसा होगा, और अब कहा जाता है कि बड़ा ओवर इंटरफेरेंस रहता है, डीजीपी अपने मन लाइक ऑफिसर को पोस्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भट्टी साहब 2 साल पूरा करने से पहले ही यहाँ से चले गए। क्या इस तरह की मुश्किलों का सामना आपको भी करना पड़ता है? नहीं, पदाधिकारियों की जो टीम है अभी चाहे पुलिस हेडक्वार्टर में हो या जिलों में हो, एक बड़ी अच्छी टीम है और जिले के जितने सारे एसपीज हैं वो सभी काफ़ी लगन के साथ अभी कार्य कर रहे हैं हमारे नेतृत्व में। पुलिस हेडक्वार्टर के भी सभी पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं और भारी संख्या में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। यदि संगत अवधि पिछले वर्ष की तुलना की जाए इस वर्ष से तो सातिर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी में भारी वृद्धि हुई है, वारंट के निष्पादन में वृद्धि हुई है, शस्त्र एम्युनिशन की जब्ती में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज ही भोजपुर में AK-47 सहित करीब 1 दर्जन हथियार जब्त हुए हैं। मोतिहारी में भी करीब 1 दर्जन शस्त्र जब्त हुए हैं। एक मुखिया गिरफ्तार हुआ है, उसके पति गिरफ्तार हुए हैं। तो हर रोज हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जो पुलिस अधीक्षक है उनके नेतृत्व में अच्छी उपलब्धियां हो रही है। एसपी को फंक्शनल बनाना ये डीजीपी का काम है और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अभी हमारे जितने सारे एसपी हैं, चाहे वो सीधे रिक्रूट हों, आरआर हैं या बिहार पुलिस सर्विस से आए हुए हैं, प्रोन्नत पदाधिकारी हैं, सभी बड़े लगन के साथ काम कर रहे हैं। और आज के डेट में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो संगठित अपराध के अलावे साइबर अपराध की भी बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर के क्षेत्र में भी हम इस वर्ष काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। प्रतिदिन उद्भेदन हो रहा है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 6 महीने में ही हम लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और वैसे वैसे गिरोहों को हम लोगों ने उद्भेदित किया है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने सारे देश है सभी देशों के जो लोगों को विक्टिम बनाया करते थे। सुपौल का एक गैंग उद्भेदित हुआ है साइबर अपराध में जो प्रतिदिन 25,000 कॉल्स करता था। पूरा एक सर्वर का सेटअप इस्टेब्लिश किए हुए था सिम बॉक्सेस का।
और 7000 सिम्स यूज़ कर रहा था। तो इस प्रकार बहुत बड़े बड़े गिरोहों का उद्भेदन हो रहा है साइबर के क्षेत्र में। साइबर के अलावे अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है डकैती लूट। पहले यदि आप 70 के दशक तक देखेंगे तो बिहार डकैतों के गिरोह से काफ़ी संघर्ष कर रहा था। बेतिया, रोहतास वगैरह वगैरह में डकैतों के करीब 100 के करीब गिरोह कार्यरत थे और दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया जाता था। तो उन दिनों सबसे बड़ी समस्या अपराध की रहती थी, दस्युओं को गिरोह से संघर्ष करना। उसके बाद फिर अपहरण की समस्या आई, फिरौती हेतु अपहरण एक विकराल रूप धारण किया 80 के दशक से, जो 2005-6 तक काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर, स्कूली बच्चे वगैरह का अपहरण से पूरा राज्य हिल जाता था और पूरी पुलिस हिल जाती थी। तो उस तरह की जो चुनौतियां करीब 2005-6 तक रही है, उसके बाद हम लोगों ने अब फिरौती हेतु अपहरण के अपराध को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया है और जो हजारों केस दर्ज होते थे वो आज के डेट में 15-20 साल में केस दर्ज हो रहे हैं। वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, मैं वो ये है कि कहा यह जाता है कि पुलिस एफिशिएंट तो होती है, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरीके से होता है जो उसके कार्य प्रणाली को बाधित करता है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पटना के अस्पताल में हत्या हो गई, अपोजिशन पार्टी चिल्लाती है कि अब महाजंगल राज आ चुका है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके से खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। तो ये पुलिस का फेलियर होता है या आप अपने मन लायक ऑफिसर डेप्यूट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से इस तरह के कारनामे होते हैं? दरअसल वजह क्या होती है? देखिए, जो संगठित अपराध है, जो हत्या का अपराध है, हत्या के अपराध को 100% पुलिस निवारित नहीं कर सकती है, प्रिवेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि हत्या के बहुत सारे कारण हैं, दर्जनों कारण हैं। कहीं प्रेम प्रसंग में हत्याएं हो रही हैं, कहीं जमीन विवाद में हो रही हैं, कहीं किसी और कारण से हो रही है। तो इन कारणों को पुलिस के स्तर से पूर्व से जानना संभव नहीं होता है। जब हमारे संज्ञान में वो कारण आ जाते हैं तो उस कारण को हम लोग इफेक्टिवली डील करके और बहुत सारी हत्याएं हम लोग निवारित करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और हत्या करने के पूर्व हम लोग गिरोह को पकड़ लेते हैं, जो इस साल भी हमें लगता है सैकड़ों से अधिक में हम लोगों ने पकड़ा है अपराध कर्मियों को। यदि अभी सबसे बड़ी जो इस वर्ष मैंने देखा है, जो यहाँ की जनता, बिहार की जनता उद्वेलित हुई है, वो हत्या के कांडों से हुई है। कुछ 2-4 चर्चित हत्या के कांड हो गए, जैसे आपने जिस हत्याकांड का संदर्भ अभी किया है वो पारस हॉस्पिटल वाली हत्याकांड है। उसमें एक कन्विक्ट अपराधी जो स्वयं बहुत चर्चित अपराधी थे, उनके जो प्रतिद्वंदी गिरोह था, उस गिरोह के द्वारा उनकी हत्या की गई। एक बिजनेसमैन की हत्या हो गई थी, खेमका जी की। ये 2 हत्याएं यहाँ पे चर्चित हत्याएं इधर इस साल हुई हैं पटना के अंदर, और इन दोनों हत्याओं का सफल उद्भेदन करके, चार्जशीट करके और उसका स्पीडी ट्रायल प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले कुछ और प्रॉपर्टी क्राइम्स हुए थे। तनिष्क लूट कांड एक आरा में हुआ था, एक जीवा लूट कांड यहाँ पे हुआ था, गोल्ड लूट का कांड हुआ था। तो इन सबों में हम लोगों ने दर्जनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके, सामग्री के बरामद करके सबको स्पीडी ट्रायल में डाल रखा है और ट्रायल प्रारंभ हो गया, गवाही चल रही है। तो इस प्रकार जो कांड हो रहे हैं उसके उद्भेदन में, उसके अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी के सिलसिले में किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कहीं से नहीं मैंने फील किया है और वो कभी भी नहीं रहा है। आई थिंक अपराध कर्मियों पर कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो अभी मैं महसूस कर रहा हूं, ना पहले रहा है। जहां तक पदाधिकारियों की पोस्टिंग की बात है, तो जो पदाधिकारी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव आकलन करके, और मैंने जब कभी उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव लाया है तो उनका स्थानांतरण हुआ है। तो पदाधिकारी जो भी हैं अभी अच्छे से काम कर रहे हैं, और पदाधिकारियों के पदस्थापन के सिलसिले में सरकार की प्राथमिकता कुछ हो सकती है, लेकिन अपराध नियंत्रण के दृष्टि से अभी मुहर्रम के दौरान कटिहार में
एसपी थे जो हमें लगे कि वो विधि व्यवस्था संधारण में ठीक नहीं है। मैं खुद कटिहार में 3 साल एसपी था, तो मैंने अपने संपर्क सूत्र के माध्यम से करीब सैकड़ों कॉल्स किया। राजनीतिक पार्टी के जो पब्लिक प्रतिनिधि थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे संपर्क किया। पब्लिक जो हमसे संपर्क में, उनसे संपर्क किया और सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो मैंने एसपी के ट्रांसफर का प्रस्ताव भेजा एंड ही वाज ट्रांसफर्ड। मैं अगर सीधा सवाल आपसे करूं, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं। आपका अभी तक इमेज बड़ा क्लीन रहा है, क्या आप जैसे क्लीन इमेज रखने वाले ऑफिसर पर भी ये दबाव होता है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि मेरी जाति के अफसर को डिप्यूट कर दो? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। नहीं, इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रत्यक्ष दबाव तो नहीं दिख रहा है। अब अप्रत्यक्ष रूप से जैसे किसी का भी पदस्थापन, जिलों में सब इंस्पेक्टर एसएचओ का पदस्थापन तो एसपी करता है, उसमें हम लोग डीजीपी के स्तर से भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि किसी एसपी को कि किसको कहाँ पोस्ट करना है। वो एसपी का डोमेन है, उसकी अधिकारिता है, उसका कार्यक्षेत्र है। जहाँ तक डीजीपी के स्तर से जो हमारे प्रपोजल्स रहते हैं कि जैसे जो भी चैलेंजिंग सब डिविजन्स है वहाँ पे डीएसपी को कहाँ पोस्ट करा जाए, जो एसपीज हैं उनको कहाँ पोस्ट करा जाए, तो बाय एंड लार्ज आई थिंक डीजीपी के जो प्रपोजल्स रहते हैं उस पर सरकार की सहमति रहती है। सर, ये कहा जाता है कि बिहार में 50% से ज़्यादा अपराध लैंड डिस्प्यूट की वजह से होता है। क्या आपको लगता है कि उसमें पुलिस की भूमिका कम है, लेकिन पुलिस ही अक्सर बदनाम होती है? और इसके बारे में आप लोग कुछ सोच पाते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा मर्डर हुआ क्यों, तो लैंड डिस्प्यूट हो गया। अब लैंड डिस्प्यूट ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सिविल मैटर हो जाता है, फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है, और वो क्योंकि वो क्राइम की वजह बन जाता है। तो आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, 50 नहीं बल्कि 65-70% जो हमारे क्राइम्स हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। और बिहार एक बड़ा ही यूनिकली प्लेस्ड है लैंड डिस्प्यूट्स के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं और लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस है वो भी बड़ा पुअर है। सरकार के स्तर से प्रयास हो रहा है उसको डिजिटाइज करने का, और जिसका पोजीशन है उसके नाम से जमाबंदी करने का, ये सब कार्रवाइयाँ चल रही है। जब ये कार्रवाइयाँ पूर्ण हो जाएगी तो संभव है कि भूमि विवाद के सिलसिले में जो केस प्रतिवेदित हो रहे हैं, कान प्रतिवेदित, उसमें कमी आएगी। लेकिन वर्तमान में मैंने भी देखा है, मैंने सीआईडी में करीब 9 साल में लगातार रहा और वहाँ पर इन सबों पर काफ़ी विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ तैयार की जाती थी। तो वहाँ पर ये आया कि 60-65% जो केसेस हैं वो भूमि विवाद में हो रहे हैं। तो अपराध के विश्लेषण से ही आया कि भूमि विवाद को निराकृत करने के लिए पहल की जाए, और सरकार के स्तर से कई पहल हुआ। यह भी पहल हुआ था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि यदि किसी परिवार के बुजुर्ग के नाम से जमीन है और उनके बेटे पोते के नाम पे नहीं है तो निःशुल्क उसकी जमाबंदी, उनका जो भी हिस्सा पड़ता है जिसको, उसके नाम से कर दिया जाए ताकि वही आदमी रजिस्ट्री कर सके। आज की तिथि में कोई भी व्यक्ति यदि दादा के नाम से जमीन है और उनके 4 लड़के हैं, 10 पोते पोतियां हैं, तो कोई भी आदमी किसी को भी रजिस्ट्री कर दे रहा है और एक एक जमीन की 5-5 रजिस्ट्री लेकर के लोग घूम रहे हैं। उसमें पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कुछ कर पा रहा है। फिर टाइटल सूट में जाता है, टाइटल सूट में जाने के बाद भी लोग उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है भूमि विवाद की। इसको हल करने के लिए सरकार हाल के दिनों में काफ़ी सजग हुई है, सचेष्ट हुई है, और उम्मीद है कि 2-4 वर्षों के दौरान इसमें स्थिति काफ़ी सुधार आएगा और इससे पुलिस को भी विधि व्यवस्था संधारण में सहूलियत होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगला सवाल मेरा ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज़। जो बातें फैलती हैं, उसकी चर्चा होती है, एक परसेप्शन बनने लगता है। क्या पुलिस के अफसरों में, खासतौर पर डिप्टी एसपी, एसपी को बहाल करने में भी सामाजिक न्याय का जो पहलू होता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि इतनी, इस जाति का इतना आईपीएस हो, इस जाति का इतना डेप्यूट करो,
डिप्टी एसपी इस जाति का होना चाहिए? क्या पुलिसिंग में भी जाति बहुत ज्यादा घुस गया है? क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि पुलिस हेडक्वार्टर में भी बड़े बड़े ऑफिसर जाति के आधार पर बटे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने नहीं फील किया हो, मैं कभी नहीं फील किया हूँ। जो भी हमारे विभिन्न प्रभाग के जो एडिशनल डीजी और डीजी हैं, आपने देखा होगा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में सब काम कर रहे हैं और सभी डिलीवर कर रहे हैं। जो विजिलेंस में हैं पदाधिकारी, लगातार आप देख ही रहे होंगे कि हर सप्ताह बड़े बड़े अधिकारियों पर विजिलेंस का छापा पड़ रहा है। कल भी एक दो छापे पड़े थे। एक आरडीडी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पे छापामारी हुई है, एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पे कल भी छापामारी हुई है। तो निगरानी इकाइयों के द्वारा भी लगातार हरनिश काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। सभी बड़े लगन के साथ कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार का गुटबंदी और किसी प्रकार के अलग अलग ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर कि बालू माफिया पुलिस पे अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं? दारू इलीगल बेचने वाले पुलिस पे आक्रमण कर देते हैं। क्या पुलिस का रुतबा घट गया है या वो ऐसे लोग होते हैं जिनका पॉलिटिकल एक्सेस बहुत ज्यादा है? नहीं, अभी जो घटनाएं हो रही है उसको काफ़ी बारीकी से हम लोगों ने विश्लेषण किया है। जैसे पहले था कि किसी भी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ होती थी इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़, तो पुलिस पूरी तैयारी के साथ दल बल के साथ जाती थी। जो हाल के दिनों तक हमारा जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी डिलेड रिस्पॉन्स था। अभी डायल 112 आ गया है। थानों में भी वाहनों की संख्या अधिक बढ़ गई है, गश्ती दल की संख्या बढ़ गई, एक एक थाने में 4-4 वाहन है, पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ गई है। डायल 112 अभी एवरेज टाइम हमारा है 13 मिनट। सूचना मिलने के 13 मिनट के अंदर हमारे पुलिस पदाधिकारी वहाँ पे जाते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है वो जाती है। अब इसमें हम लोग को बैलेंस करना पड़ रहा है कि क्या हम जनता को त्वरित रिस्पॉन्स दें या फिर हम तैयारी वारी करके काफ़ी देर से वहाँ पहुँचे जब तक कि घटना हो जाए। तो अभी हम लोगों ने यह देखा है कि जब से हमारा डायल 112 एक्टिवेट हुआ है 2022 से 3 साल पूरे हो गए हैं इसके, 13 मिनट में हम पहुंच जा रहे हैं। जो दंगा की घटना करीब 14,000 साल भर में हुआ करती थी, जो अभी 1,000-1,500 पे आ गई है। मतलब हम लोग कम से कम 10,000 जो राइटिंग के घटना जो आपस में क्लैशेस होते थे उसको प्रिवेंट करने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए हुआ है कि जहाँ कहीं कुछ इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है तो कोई ना कोई डायल 112 को फ़ोन कर देता है, डायल कर देता है और वहाँ हमारी टीम पहुँचती है और उसको कंटेन कर लेती है। जो कंटेन हो जाता है उसकी सूचना प्रकाशित नहीं होती है मीडिया में या अदरवाइज, बट कहीं कहीं पे जब काफ़ी दोनों गुट काफ़ी सशक्त रहते हैं, काफ़ी संख्या में एक दूसरे से भिड़े रहते हैं और डायल 112 जो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है उसमें एक ड्राइवर और 3 अधिक से अधिक, ड्राइवर तो मूव नहीं करता, तो 3 पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हमारे मात्र रहते हैं। उसमें भी हमारे यहाँ करीब 30% महिला पुलिस बल है, तो एक महिला भी निश्चित रूप से रहती है और पुलिस पदाधिकारी रहते हैं। तो यदि 100-200 की संख्या में यदि उपद्रवी तत्व आपस में भिड़े हुए हैं, वहाँ पे 2-3 की संख्या में जब पुलिस जाती है, पुलिस जाके इंटरवीन करती है और इंटरवीन करने के क्रम में कुछ हल्की फुल्की चोटें पुलिस टीम को भी हस्तक्षेप करने में आती है, जिसको हम पुलिस हमला नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारा जो उपद्रव की घटना को निवारित करने, निरोध करने के क्रम में जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका को निष्पादन के क्रम में कुछ चोटें आती है हमारी पुलिस को, उसको हम उस तरह से देखते हैं। ठीक है सर, फेयर है ना। पर लगता है आपको कि बालू और दारू दोनों ने पुलिस को बदनाम किया है? विपक्ष भी इस सवाल पर पुलिस को घेरती है। कहीं ना कहीं जो लोअर पुलिसिंग है, थाने लेवल पर जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, क्योंकि बालू और दारू में बहुत ज़्यादा इलीगल मनी इन्वॉल्व है और इसलिए प्रॉपर पुलिसिंग जमीन पर हो नहीं पाती है। नहीं, बालू की समस्या है। बालू इलीगल माइनिंग के जो गैंग्स हैं वो काफ़ी सक्रिय दिखे और इधर 8-10 महीने के दौरान आपने सिर्फ पटना ज़िले में हमें लगता है कि इधर 1 महीने के दौरान हमें लगता है कि 50 हथियार जब्त हुए हैं बालू माफिया के। और आज आरा में भी जो AK-47 वगैरह जब्त हुआ है वो उसी तरह के माफिया से रिलेटेड है। काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट्स लगाया गया है इधर 7-8 महीने में बालू माफिया को कंटेन करने में, चाहे वो औरंगाबाद में हो, बांका में हो, पटना में हो।
काफ़ी तेज़ी से, और बालू इलीगल माइनिंग जो बालू वाली है उसमें हमें लगता है कि हमारा अपना आकलन है कि करीब 70-80% कंटेन हो गया है इसमें। और दारू की जो समस्या है वो चूंकि डिमांड है, इलीगल डिमांड यहाँ पे है, और जहाँ डिमांड रहता है वहाँ किसी न किसी तरीके से सप्लाई करने की कोशिश की जाती है। इसमें भारी संख्या में हम लोग ट्रक्स, चार पहिया वाहन पे, मोटरसाइकिल पे अवैध शराब की जब्ती हो रही है। करीब 70,000 केसेस एक साल में हो रहे हैं। पे सवाल उठता है सर कि पुलिस इसी में लगी रह जाती है जो लोअर पुलिसिंग है, क्योंकि पैसा ज्यादा है, और जो रियल क्राइम है उधर पुलिस ध्यान ही नहीं दे पाती। नहीं, रियल क्राइम आप अभी देखिएगा, जितनी सारी घटनाएं हुई है उसमें 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगा है। मतलब दारू जो अवैध दारू है उसका उत्पादन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका सप्लाई वगैरह पे भी नज़र रखना हमारा दायित्व है। बिकॉज जब कोई भी कानून प्रोमलगेट हो जाता है, चाहे वह प्रोहिबिशन से रिलेटेड हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड हो, तो पुलिस की भूमिका बन जाती है कि वी आर सपोज टू इम्प्लीमेंट ऑल काइंड्स ऑफ लॉ। वहाँ हमारी भूमिका बनती है, तो हम प्रोहिबिशन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्पाद विभाग के अलावे एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। बट जहाँ तक हत्या के कांडों का उद्भेदन हो, डकैती लूट के कांडों का उद्भेदन हो, उसमें हम काफ़ी तत्परता पूर्वक, कोई भी केस हो रहा है, आप यदि दृष्टिपात करेंगे इधर हाल के दिनों में जो भी कांड हुआ है, जैसे पारस हॉस्पिटल वाला भी केस हुआ था, उसको हम लोगों ने 36-48 घंटे में उद्भेदित करके, और यहाँ से नहीं बल्कि कलकत्ता से मेन जो एक्यूज था उसको पकड़ा, और फिर 3-4 दिनों के अंदर में बाकी जो उसमें शामिल थे सबको पकड़ा। एक चर्चित कांड खेमका कांड हुआ था, उसको भी हम लोगों ने 36 घंटे में उद्भेदन करके शूटर वगैरह को पकड़ लिया, और उसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ट्रायल चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम उत्पाद के कांडों में ही पूरा समय दे रहे हैं, बल्कि पुलिस के पास समय है। पुलिस की संख्या इतनी बड़ी है, इधर 20 वर्षों में हमारी संख्या 5 गुनी बढ़ी है। तो जिस तरह की समस्याएं बढ़ी है उस अनुपात में हमारी संख्या भी बढ़ी है। 2016 में प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ, उसके बाद से हमारा लगभग 78,000 प्लस, मतलब 1 लाख के करीब हमारा पद का सृजन हुआ है। राज्य सरकार से स्वीकृति दी गई, तो हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। हमारे नए से नए तकनीक का भी प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे डायल 112 जो आपने देखा है, इसमें करीब 1700 व्हीकल्स पूरे राज्य के अंतर्गत डिफरेंट लोकेशंस पे कैंप की हुई रहती हैं 24 घंटे, और जैसे ही सूचना मिलती है तो अपना रिस्पॉन्स देती हैं। प्रतिदिन हम लोग 7,000 इस तरह के घटना स्थलों पे जाते हैं जहाँ पे किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है, जनता को वो डायल करती है। 7,000 पे हम पहुंचते हैं। कॉल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, कॉल्स तो करीब 70,000-75,000 कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन 7,000 कॉल्स पे हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी व्हीकल जा रही। बिल्कुल सर। क्या आप मानते हैं कि एक आम आदमी के लिए पुलिस को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आम आदमी से जो थाने की पुलिस होती है उसका आतंक और भय इस तरह का होता है कि आम आदमी थाने जाने में 10 बार सोचता है। क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की पहल की है कि पुलिस इजीली एक्सेसिबल हो, आम आदमी पुलिस के पास जा करके अपनी शिकायत कर सके? देखिए, इस क्षेत्र में इधर हाल के वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। बिहार उन 2-4 राज्यों में है जहाँ पर SC/ST के लिए अलग से हर जिले में थाना है, महिलाओं के लिए अलग से पृथक थाना का सृजन हुआ है। 30,000 प्लस जो महिला बल है, पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, वो हमारे थानों में प्रतिनियुक्त है। तो इसे एक थाने का फेस एक बदला है। आज थाना में जाने में किसी प्रकार की हिचक नहीं है। महिलाओं को भी, जो हमारे 50% पॉपुलेशन में महिलाएं हैं, उनको भी पहले चूँकि पुरुष डोमिनेटेड था, पुलिस का आधिपत्य था थानों में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। अब आप देखेंगे हर चौक चौराहे पे, चाहे वो यातायात नियमन का कार्य हो, रेगुलेशन का कार्य हो या पेट्रोलिंग का कार्य हो, उसमें भारी संख्या में महिलाएं हमारे बल में उपलब्ध हैं। तो थाना में महिलाओं को जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक महिला पदाधिकारी द्वारा संचालित महिला थाना हमारा कार्यरत है। SC/ST के जो सदस्य हैं उनके लिए SC/ST थाना में SC/ST पदाधिकारी कार्यरत है। इसके अलावे हम लोगों ने जो व्यवस्था किया है, जैसे आपने भूमि विवाद की बात कही, तो अभी करीब 3-4 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष और CO संयुक्त रूप से एक बैठक लगाते थे, और जिसमें भूमि विवाद
जिन व्यक्तियों को रहता था वो आकर के अपना आवेदन देते थे, उनका निराकरण होता था। अभी मैंने इसमें थोड़ा संशोधन लाया है राज्य सरकार के स्तर से पिछले महीने से, वो है कि नहीं, सीओ के कार्यालय में बैठक होगी और थानाध्यक्ष जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सीओ के पास जमीन से संबंधित सभी प्रकार के अभिलेख उसके कार्यालय में उपलब्ध है, तो उसका रेफरेंस करना बड़ा आसान होगा। थाना में जब बैठक होती थी तो सीओ चले आते थे खाली हाथ, वहाँ पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं, जब भी कोई पुलिस स्टेशन के पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं रहते हैं। तो भी उसमें हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है, राजस्व विभाग से भी आदेश निर्गत हुआ है कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई सीओ के कार्यालय में होगी और थानाध्यक्ष उनके सपोर्ट में उपलब्ध रहेंगे। यदि दोनों समझते हैं कि संयुक्त रूप से स्पॉट का निरीक्षण करना है तो स्पॉट का निरीक्षण करेंगे, और ये शुरू हो गया है पिछले महीने से। चलिए, ये बड़ी बात है, तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि आपने एक्सेसिबिलिटी की बात करी है, तो मैं स्वयं प्रतिदिन 3 से कम 3 घंटे 2.5 घंटे जनता से रूबरू होता हूँ। जब मेरा कार्यालय कार्य 6 बजे 5 बजे 7 बजे ख़त्म होता है तो मैं इत्मीनान से 9 बजे 10 बजे रात तक बैठता हूँ और लोग इंतज़ार करते हैं, और काफ़ी प्रभावकारी ढंग से उनके शिकायतों का निराकरण होता है। एक सेल है हमारा जिसमें एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी दिन भर उसमें रहते हैं। कोई आवेदन आता है तो उस आवेदन में जो आरोप है उसके सिलसिले में पूरी जानकारी ली जाती है दिन भर, और जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ तो पूरा उसका डिटेल्स रहता है। यदि उसमें किसी एसपी से बात करना है, एसएचओ से बात करना है, डीएसपी से बात करना है, तो हम बात करते हैं, उनके सामने में ही बात करते हैं, और हम फॉलोअप भी करते हैं। और फॉलोअप में भी पता चलता है कि काफ़ी सारी इसमें प्रगति हुई है और जनता उससे काफ़ी संतुष्ट। वो आपको जानने वाले कहते हैं, आपकी पहचान ही यही है कि आप पुलिस वाला रौब नहीं रखते हैं, आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन कलम की मार जिसको देना चाहिए वो देने में आप पीछे हटते भी नहीं हैं। ये आपकी पहचान है, आपके पीछे लोग बोलते हैं। पर मेरा अगला सवाल ये होगा कि कई अच्छे ऑफिसर बिहार आना नहीं चाहते, बिहार कैडर के ऑफिसर हैं, पर वो बाहर प्लेस्ड रहना चाहते हैं, और वो ये कहते भी हैं कि डीजीपी साहब बहुत अच्छे हैं, पर डीजीपी साहब कैसे वहाँ रह रहे हैं, ये जो परसेप्शन बना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि अच्छे ऑफिसर भी चले भी गए हैं तो वापस लौटना नहीं? मैंने तो ऐसा फील नहीं किया है, और बिहार जो भी बाहर के पदाधिकारी हैं वो बताते हैं कि बिहार इज़ द बेस्ट कैडर। जब आप अन्य कैडर से तुलना बिहार की जाती है तो जो बाहर के भी पदाधिकारी दूसरे राज्यों के बताते हैं बिहार इज़ द बेस्ट कैडर, मोस्ट इनफॉर्मल कैडर, और यहाँ पे जो आपस में जो रिलेशंस है पदाधिकारियों को बड़े बेहतरीन है, और यहाँ पर कार्य करने का बहुत ही बेहतरीन अवसर है यहाँ पे। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी होगा जो यहाँ पे पर्सनल, यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार से बाहर रहने की तो वो अलग हो सकती है, लेकिन मैं जो फील किया हूँ, मैं तो 35 ईयर्स 35 साल मैं यहाँ पे भी रहा हूँ, और मैं फील्ड में भी करीब 10 जिले में एसपी रहा, मैं फील्ड में ही ज़्यादा रहा हूँ, और उसके बाद सीआईडी में रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि ये बहुत ही यहाँ पे हस्तक्षेप तो एकदम ही नहीं है। कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप यदि कोई कहता है तो हो सकता है, लेकिन मैंने पॉलिटिकल हस्तक्षेप ज़्यादा केस में कानून के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप मैंने नहीं देखा है। अब यदि कोई पदाधिकारियों की पोस्टिंग्स में यदि कहीं पर कोई पदाधिकारी यदि नहीं डिलीवर कर रहा है, एकदम जड़वत कार्य कर रहा है, शिथिल है, और यदि उसको हटाने के लिए कोई चाहे पदाधिकारी कहता हो या जनप्रतिनिधि कहता हो, और यदि हट करके दूसरा पदस्थापित होता है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको हम हस्तक्षेप नहीं मानते। ठीक है सर, फेयर एनफ, मैं मान लिया आपकी बात। अब मैं अगला सवाल और लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या बिहार पुलिस के लिए साइंटिफिक एविडेंस पे के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना आसान रह गया है? क्या उसका जो फॉरेंसिक लैब है वो काफ़ी इक्विप्ड है? इस तरह की सुविधा है बिहार में, या बिहार गुजरात और कई सारे डेवलप्ड स्टेट की तुलना में अभी भी पिछड़ा है? नहीं, बिहार का जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेंसिक साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी बेहतरीन है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न स्टेट्स में हम पहला राज्य थे जिन्होंने डीएनए लैब 2013 में शुरू किया। मैं 2013 में ही सीआईडी ज्वाइन किया था, और उस समय
अभयानंद जी डीजीपी थे, उस समय हम लोगों ने डीएनए लैब स्टैब्लिश किया और 2013, आज से 12 साल पहले, हाँ, मैंने उस समय स्टोरी भी की थी। आज से 12 साल पहले जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था अपने लैब में, वो अन्य राज्यों के बहुत सारे लैब्स में नहीं थे। तो 2013 में मात्र एक लैब पटना एफएसएल कार्यरत था। उसके बाद 2015 में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर रीजनल एफएसएल फंक्शनल कराया। 2018 में भागलपुर फंक्शनल हुआ लैब। 2024 में राजगीर, जो बिहार पुलिस एकेडमी, वहाँ के चौथा फॉरेंसिक लैब डेवलप हुआ। हम लोगों के यहाँ 12 और लैब, जो 4 लैब ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अलावा हर रेंज में, जो पुलिस का रेंज है, हमारे यहाँ 12 रेंज है, 12 रेंज प्लस राजगीर, 13 विधि विज्ञान प्रयोगशाला सैंक्शन है 5 वर्ष पहले से। इनके सभी के बिल्डिंग्स बन गए हैं, पद सैंक्शन हो गए हैं और उसकी रिक्रूटमेंट की कार्रवाई चल रही है। पूर्णिया रीजनल एफएसएल दिसंबर में इस वर्ष उसको चालू करने का हम लोग का लक्ष्य है। इसके अलावे सहरसा में, दरभंगा में, इन सभी जगहों पे जो रीजनल एफएसएल का एक विशाल बिल्डिंग है उसका निर्माण हो गया है। इसके अलावे हर जिले में जहाँ पे रीजनल एफएसएल नहीं है, वहाँ पे हम लोगों का जिला चलंत प्रयोगशाला, जिला विधि विज्ञान चलंत प्रयोगशाला फंक्शनल है सभी जिलों में, और उनकी बिल्डिंग भी बन गई है। उनमें मोबाइल फॉरेंसिक वैन अभी 17 जगहों पे उपलब्ध है, बाकी जगहों पे अभी क्रय हो गया है, उनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो हर जिले के अंदर जिला चलंत प्रयोगशाला, काफ़ी सारे राज्यों में नहीं है, बिहार राज्य में हर जिले में एक साइंटिस्ट पोस्टेड है जो प्रत्येक गंभीर कांड के पीओ पे जाता है, वहाँ पे वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन करता है। अभी हाल के दिनों में 2 चर्चित बलात्कार के कांड हुए थे मुजफ्फरपुर में, आपने देखा होगा, मीडिया में भी काफ़ी कवर हुआ था। दोनों ही कांडों में, एक में तो 15 तारीख को सजा होने वाला है, कल या परसों उसका डेट रखा गया, मुजफ्फरपुर एक पारू में हुआ था, एक और हुआ। दोनों ही कांडों में डीएनए मैचिंग हम लोगों ने कराया। अभियुक्त के जो रक्त हैं और जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, उसे डीएनए मैचिंग भी दोनों में कराया है और काफ़ी मजबूत साक्ष्य के आधार पे उनको सजा होने जा रहा है। तो स्पीडी ट्रायल हमारा एक बड़ा ही टेस्टेड एक टूल रहा है। स्पीडी ट्रायल को हम लोगों ने पिछले 8 महीने में काफ़ी उसमें धार लाने का कोशिश किया है और पिछले साल पूरे साल भर में जितने गवाह न्यायालय में गए थे, इस बार 5 महीने में उससे अधिक गवाह हम लोगों ने उपस्थापित किया है और अभी प्रतिदिन कम से कम 10-15 आजीवन कारावास की सजा हत्या के कांडों में हो रही है, बलात्कार के कांडों में हो रही है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होगी। हमारा स्पीडी ट्रायल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो बहुत बड़ा सशक्त हमारा टूल रहा है, उसको भी हम काफी कारगर ढंग से ये स्पीडी ट्रायल चुनने का आधार क्या होता है? कैसे आप ये करते हैं कि ये केस स्पीडी ट्रायल के तहत प्रोसीड करना चाहिए और आप अभियुक्त को सजा दिला सकें? एक ये तो कैसे? कांड की गंभीरता देखते हैं कि जो कांड है वो कितने गंभीर है। जैसे क्राइम अगेंस्ट वेमेन में गैंग रेप हो गया, या जो 18 साल से कम की बच्ची है, 12 साल, 14 साल, इवन 3 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार करने का जो दरिंदे हैं वो प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जो सनसनीखेज कांड है, जो गंभीर कांड है, जिसमें समाज का कंसेंस उद्वेलित हो उठता है, तो इस प्रकार के कांडों को हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेते हैं। जैसे 2 पॉक्सो केसेस मैंने आपको बताया, वो 2-3 महीने पहले ही रिपोर्ट हुए हैं, उसका हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में अनुसंधान किया, ट्रायल कराया और अब सजा होने जा रहा है शीघ्र ही। 1-2 कांड अभी होली के दौरान हमारे एएसआई जो उपद्रवी तत्वों को कंटेन करने के लिए गए थे, उनकी हत्या हो गई थी। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो गई थी, मुंगेर में भी एक एएसआई की हत्या हो गई। तो हम लोगों ने अभी करीब 4 महीने के दौरान इन्वेस्टिगेशन करके, चार्जशीट करके, ट्रायल करके, और अररिया वाले एएसआई हत्याकांड जो 5 महीने पूर्व हुए थे, उसमें 15 तारीख को उसमें भी सजा का डेट पड़ा है। तो स्पीडी ट्रायल की जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब वो मशीनरी ऑलमोस्ट एक्टिव है। उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ। प्रतिदिन मैं किसी न किसी डीआईजी को बुलाता हूँ रेंज का, पूरे डिटेल्स के साथ कि उनके यहाँ जो स्पीडी ट्रायल चल रहा है उसकी क्या स्थिति है। एंड आई फाइंड एटलीस्ट हाफ एन आवर टाइम टू रिव्यू द केसेस अंडर स्पीडी ट्रायल, और उसमें जहाँ कभी त्रुटियाँ आती है तो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो स्पीडी ट्रायल इज आवर वेरी पोटेंट मीडियम ऑफ क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। उसको हम लोग काफ़ी सशक्त ढंग से करते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि अभयानंद जी जब काफ़ी चर्चित हुए थे राज्य में,
तो कहा यह जाता है कि उनकी सफलता का राज भी स्पीडी ट्रायल मैकेनिज्म को एडॉप्ट करना ही था। और बीच में जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब जो नए डीजीपी हैं, स्पीडी ट्रायल को इन्होंने बहुत बड़ा टूल बनाया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से स्पीडी ट्रायल के तहत जो अभियुक्त हैं उनको सजा मुकर्रर हो सके, ये भी ये इंश्योर करते हैं। और निश्चित तौर पर जो क्राइम करता है, अगर उसको सजा मुकर्रर कर दी जाए तो समाज को एक बड़ा मैसेज जाता है कि अपराध करोगे तो किस तरह की सजा मिलेगी। बहरहाल, चाहे बालू हो चाहे दारू हो, और इस मुद्दे को लेकर के परसेप्शन जो भी हो, पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार अपनी राय बहुत साफ साफ रखते हैं कि कैसे इससे जुड़े हुए अपराधियों को कंटेन करने के लिए बिहार पुलिस क्या कुछ कर रही है। तो टीवी 9 के साथ आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।